पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको चंद अहम केसेस के हकायक बताएंगे जो कि एहतसाब से मुताल्लिक हैं, और साथ साथ आज हुकूमत का फैसला कि हुदैबिया पेपर मिल केस को दोबारा खोल लिया जाए। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक मीटिंग की, उनकी कानूनी टीम ने उन्हें इस हवाले से हकायक से आगाह किया, और फिर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके कौम को यह आगाही दी कि जनाब इस केस को दोबारा खोला जाएगा। और ये वो फर्मा है, ये वो मॉडल है, ये वो फार्मूला है कि जो कि बाद में शरीफ ख़ानदान ने अपने तमाम बाकी मानदा केसेस में जो हुकूमत कहती है गैर कानूनी असासाजात बनाने के लिए इस्तेमाल किया। हुदैबिया पेपर मिल केस की नाज़रीन तारीख ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहाँ पे इसका फैसला हुआ, और इस केस में मीडिया पे बाकायदा तौर पे पाबंदियाँ लगाई गई जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि इस हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी, और फिर इस केस को दफन कर दिया गया, रिपोर्टिंग नहीं होगी इस हवाले से, और उसके बाद फैसला है कि नहीं, ना टेक्निकल बुनियादों पे इसको बंद कर दिया जाए। तो अब हुकूमत ने आज ये फैसला कैसे किया है, एक केस जो कि बंद हो गया, क्या वो केस दोबारा खोला जा सकता है, जिसमें कि बेतहाशा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री ट्रेल मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिसका फैसला कर चुकी है। तो ऐसे कौन से मामलात हैं कि ये केस दोबारा खोला जा सकेगा। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, वो जैसे कहते हैं ना, नाते तोते रह गए, जहाज़ पे जाने वाले थे, कतर की फ़्लाइट पे बोर्ड करने वाले थे, हाई कोर्ट का फैसला भी लिया, और जब आप टाइमिंग देखें तो एक दिन पहले टिकट लेते हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से, चाइनीज़ एम्बेसडर से मुलाकातें करते हैं, हाईली कॉन्फिडेंट, एश्योरेंसेस सारी शायद उनके पास थी कि मैं चला जाऊंगा, अपील लाहौर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं, अगले दिन समाअत होती है, और फौरा और सस्ता इंसाफ जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब इस तरह शरीफ ख़ानदान को जिस तरह इंसाफ मिलता है वो बाकी सबको भी मिलना चाहिए। क्या कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान इस हवाले से, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को रोक सकती थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में? ऐसी क्या बेसिस बनी कि FIA हुकाम ने शहबाज शरीफ को जाने से रोक दिया? क्या उनका नाम वाकई ब्लैक लिस्ट पे था? क्या उनके वकला ने इस हवाले से कोई जिसको कहते हैं टेक्निकल मिस्टेक की कि एक्चुअल जो ऑर्डर था उस हवाले से ब्लैक लिस्ट का, तो वो ब्लैक लिस्ट पे अगर नाम ही नहीं है तो फिर काम वही हो गया FIA का, अगर सुट पंजा हमारे पास तो ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं है। क्या मामला वाकई ऐसा था? इस हवाले से इस पे भी बात करेंगे, और मैं आपको अपने मेहमान का आज तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर, मुशीर दाखिला और एहतसाब हैं। और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की नाज़रीन ख़ास बात यह है कि इनको बहुत सारी सियासी जमातें बेइंतहा प्यार करती हैं, और आजकल आप देखते हैं कि इनकी चाहत का जो इजहार है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, या अपनी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ ग्रुप हों, उसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का जिक्र ज़रूर आता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। आज काफ़ी सारे सवालात हैं, क्योंकि आपने देख लिया होगा मैं काफ़ी सारे आज बेल ऑर्डर्स लेके बैठा हूँ, तो आपने जो एहतसाब किया और जो चीज़ें चलेंगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अफ़गानिस्तान में हो रही है, और अफ़गानिस्तान में अमन का जो प्रोसेस है, पीस प्रोसेस है, उसमें पाकिस्तान का इंतहाई अहम किरदार, जिसको अमरीकी सदर जो बाइडन ने रिकग्नाइज़ किया, US एडमिनिस्ट्रेशन रिकग्नाइज़ करती है, और ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए हुए थे निकोलस कार्टर, वो आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई, और फिर वहाँ पे काबुल गए, और इस दौरे में DG ISI जनरल फैज़ भी उनके हमरा थे। DG ISI जनरल फैज़ हमीद का आप जिक्र तो वैसे पाकिस्तान में वैसे सुनते रहते हैं, लेकिन इनका फुटप्रिंट अगर आप देखें तो आपको इनका फुटप्रिंट बाकायदा तौर पे यूक्रेन में भी नज़र आता है, UAE में भी नज़र आता है। जो तालिबान के साथ बातचीत थी, मुज़ाकरात का जो अमल आगे लेके चलना है, जो अफ़गान ट्रांजिशन हुकूमत बननी है आगे, उसमें भी इंतहाई अहम किरदार है, और जिसको कहते हैं कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बाकायदा तौर पे वो मिडनाइट ऑयल बर्न किया जा रहा है। और आज इस अहम मुलाकात में जहां अफगानिस्तान का नया फ्यूचर डिसाइड होना है, उस मुलाकात में भी मौजूद थे। आर्मी चीफ की अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ, और जो अफगान हुकूमत को फार्मूला अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आया था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया था कि जनाब एक हुकूमत ऐसी बनाए, ट्रांजिशन हुकूमत बनाए, जिसमें तमाम अफगान फैक्शंस जो हैं वो बाकायदा तौर पे इस पे शामिल हों। इस हवाले से कुछ रुकावटें डाली जा रही थी सदर अशरफ गनी और काबुल अफगान हुकूमत की तरफ से। तो आज की जो एक कोशिश थी कि अफगान लेड प्रोसेस जो है उसको आगे लेके चला जाए, और इसके पीछे जो विजन कार फरमा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी जिसका इजहार किया, आर्मी चीफ भी जिसको कहते हैं कि ये पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होता है तो पाकिस्तान भी उस हवाले से बहुत अहम है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा अगर आप दुनिया का नक्शा
देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान जिस जगह पे स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, पाकिस्तान से बाकायदा तौर पे आपका जो रूट चलता है ईरान, टर्की और पूरा यूरोप तक जा सकता है। और फिर पाकिस्तान से ही ये वाला रूट अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएं तो पाकिस्तान से बाकायदा तौर पे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बाकायदा रशिया तक। और रशिया ने जो कोशिश की थी कि जनाब वार्म वाटर्स तक एक्सेस लें, चाइना जो गवादर में पोर्ट बना रहा है, जो सीपेक है पूरा, वो भी बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से गुजरेगा। और फिर आगे से जो सी रूट्स आपके खुलते हैं, जो पर्शियन गल्फ है, स्विस कैनाल है, इंडियन ओशन है, रेड सी, ये सारी सी लेन्स, और पाकिस्तान इसमें स्ट्रेटजिकली प्लेस्ड है। और अगर आपने ये सारी कनेक्टिविटी यूरोप के साथ करनी है या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, तो जो विजन जिस पे काम हो रहा है वो यही है कि जनाब अफगानिस्तान में अमन कायम होना चाहिए, और पाकिस्तान फुल्ली उस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में अगर अमन कायम होता है तो पूरा खित्ता इस हवाले से तरक्की करेगा, और जो ट्रेड है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, रशिया, चाइना और जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं, सारे इस कनेक्टिविटी से बाकायदा तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, और अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकन विड्रॉल हो रहा है 2 दिहाइयों के बाद, 2001 के बाद, उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है, इंतहाई अहम मामलात हैं जिसको में पाकिस्तान का अहम किरदार है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और DGISI जनरल फैज़, जिसको बाकायदा तौर पे कहते हैं मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी सामने भी नहीं आ रही, लेकिन उसके खदोखाल बाकायदा तौर पे सामने आ रहे हैं। जब अफ़गानिस्तान की नाज़रीन हम बात करते हैं, और अफ़गानिस्तान में आजकल जो मामलात चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान में भी एक दहशत गर्दी की वेव दोबारा से सर उठाने की कोशिश कर रही है, और TTP के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो अफ़गानिस्तान में। और पाकिस्तान में पिछले, अगर आप सिर्फ जनवरी से लेकर अब तक देखें तो पाकिस्तान के 13 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जवान, पाकिस्तान के बेटों की शहादतें हुई हैं, क्योंकि ये दहशतगर्द पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में अमन बाकायदा तौर पे कायम किया जा सके। और इसको जब हम देखते हैं कि जब भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसका डायरेक्ट एक लिंकेज नाज़रीन बनता है करप्शन के साथ। करप्शन, क्रिमिनलिटी और टेररिज्म, इन तीनों का आपस में बाकायदा तौर पे चूली दामन का साथ है। और रियासत पाकिस्तान ने 2001 के बाद से लेके जितने भी ऑपरेशंस प्लान किए, जितनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इस हवाले से हुई, बाकायदा तौर पे जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस होती थी, NDU, उसमें ये जिक्र हुआ कि जो करप्शन है और क्रिमिनलिटी, इसका चूली दामन का बाकायदा तौर पे साथ है। और जब भी करप्शन के केसेस बढ़ते हैं या करप्ट लोगों को आप लीवे देते हैं तो पाकिस्तान इसकी कीमत कैसे अदा करता है? पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करता है अपने शोहदा की, अपने बेटों की, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवानों की कुर्बानी देके। और हम पाकिस्तान में एक जो पैटर्न आजकल देख रहे हैं कि क्या करप्शन पाकिस्तान में जितने एक पूरा फुल थ्रॉटल के साथ हमने देखा था कि मूव शुरू हुई थी, बाकायदा तौर पे तमाम इदारे वन पेज पे थे, ऑन बोर्ड थे, तो उस वक्त टेररिज्म पे भी हमने इफेक्टिवली बाकायदा तौर पे काबू पाया। और ये जो स्ट्रैटेजिक विजन है, इसको आर्टिकुलेट किया था साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार। किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। There is also urgent requirement to go after white collar crime and sever their linkages with criminality. In this complex and complicated environment, the bigger question is, what is to be done? Can we leave it unattended with the hope that prevailing problem will fade away or resolve itself? The answer is, लेकिन आपने साबिक DGISI को सुना उस वक्त जब इन्होंने ये बात की, उस वक्त कोर कमांडर कराची थे। और बाकायदा तौर पे जब हमने ये सारी लिंकेजेस देखे कि करप्शन जब पाकिस्तान में बढ़ती है तो साथ साथ दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ते हैं, और उसकी कीमत जो है हमारे जवान, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान देते हैं। और ये क्या मसला, अगर करप्शन को आप इग्नोर करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा? जो बड़ा सवाल जनरल नवीद मुख्तार ने इस हवाले से उठाया, नहीं, हमें इसका वाइट कॉलर क्राइम का बाकायदा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब वाइट कॉलर क्राइम की नाज़रीन जब बात होती है तो पिछले 2-2.5 साल में जितने भी मुकदमात कायम हुए, जो बड़े बड़े मुकदमात कायम हुए, नैब तो कहती है कि जी हमने काफ़ी सारा पैसा रिकवर भी किया। तो आज मैंने काफ़ी सारे बेल ऑर्डर्स थे वो उठा के देखने शुरू किए, तो मुझे पता लगा कि जनाब जितने जितने केसेस थे, और अरबों रुपए के केसेस, तो बिल्कुल बेल हक होता है। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस काउंसिल्स उस पर आर्गू करते हैं, और लीगल पॉइंट्स पे, कुछ टेक्निकल बुनियादों पे बहुत सी बेल्स इस हवाले से दी भी गई। आप देखें, और अगर नवाज शरीफ का केस देखें तो बाकायदा तौर पे वफाकी काबीना
खुद इस काम में मुलव्विस नजर आई कि सब ने हाथ और पांव उठा के कहा कि जी नवाज शरीफ को सेहत का मसला है, जाने दें। आसिफ जरदारी साहब पे बाकायदा मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ और उनका मेडिकल बोर्ड ने बताया कि ना बिल्कुल उनकी सेहत नासाज है और उनको इस हवाले से पोस्ट अरेस्ट बेल दी जाए। और फिर एक लंबी इस हवाले से आपके पास फहरिस्त आ जाती है। माशाल्लाह ख्वाजा साद रफीक साहब का केस काफ़ी तवील दस्तावेज है। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने तो इसमें ग्राम्स्की को भी कोट किया और एक बड़ा अच्छा शेर भी लिखा कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो क्या ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान में करप्शन के केसेस का फैसला ना हो और ये चलते जाएं, और इसमें जो भी ख़ास तौर पे जो एक पैटर्न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, जिसने आइडेंटिफाई किया, और मुर्तज़ा वहाब साहब जो तर्जमान भी हैं सिंध हुकूमत के, वो कहते हैं कि जनाब क्या शरीफ ख़ानदान जो है उसको एक ख़ास बेनिफिट है। मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कहते हैं, क्या सवाल उठा रहे हैं बतौर वकील, बतौर पाकिस्तानी शहरी, आइए देखते हैं। पाकिस्तान की अदालतों में हजारों की तादाद में केसेस पेंडिंग है। एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन शरीफ फैमिली को इंसाफ मिल जाता है। ये एक सवालिया निशान है कि एक गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, सालों साल उसके केसेस इल्तवा का शिकार होते हैं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ का या शरीफ फैमिली के जो केसेस हैं उनके फैसले मिनटों में कर दिए जाते। तो एक सवालिया निशान है जो कि मैं समझता हूँ खान साहब को बहैसियत वजीर आजम भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान की अदालतों को भी सोचना चाहिए कि इंसाफ वो हो जो अक्रॉस द बोर्ड हो, हर सियासी जमात के लिए हो, हर शख्स के लिए हो। जी नाज़रीन, आपने सुना मुर्तज़ा वहाब साहब ने बहुत अच्छी बात की कि एहतसाब जो हो सबके लिए हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, उसमें यह ना हो कि ये मेरा ये तेरा। और इस हवाले से आर्मी चीफ ने भी एक बात की थी। UNDP यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है उसने भी कहा कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो सिर्फ अशराफिया के लिए, अमीर लोगों के लिए, और एक्सेस टू फॉर्मल justice system is skewed towards the rich and powerful that it fails to reach low income groups and disadvantaged groups। आर्मी चीफ ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसी बात की कंटिन्यू में एक डिमांड भी की, एक जायज़ मुतालबा भी किया। एक आम आदमी के लिए किस तरह का इंसाफ होना चाहिए और अमीर और ताकतवर लोगों के लिए क्या डिमांड की, आइए देखते हैं। अगर दो नहीं एक पाकिस्तान है तो जिस तरह शरीफ फैमिली के केसेस का फौरी तौर पर फैसला हो जाता है, उस तरीके से पाकिस्तान के एक आम आदमी के जो केसेस हैं, सियासी कारकुनान के जो केसेस हैं, उनके भी फैसले अगर घंटों में नहीं होते, दिनों में नहीं होते, तो चले कुछ हफ्तों में कर दें। लेकिन ये तो साला साल जब केसेस पेंडिंग रहेंगे, तो मैं एक सवालिया निशान उठाऊंगा कि शायद नून लीग को रिलीफ मिल जाती है, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलती। जी नाज़रीन, आपने सुना मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि एक आम आदमी ये सोचते हैं नून लीग को रिलीफ मिल जाता है, एक आम आदमी को नहीं मिलता। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, पीपल्स पार्टी जो परसेप्शन कह रही है, ये दुरुस्त है परसेप्शन के या नहीं? बिल्कुल सही है, आपकी प्रोसिक्यूशन नाकाम है, नैब का इदारा नाकाम है ये सारी प्रोसिक्यूशन करने में। अच्छा, शुक्रिया। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये बड़ी एक असूली बात तो की है, और यही हमारा पॉइंट भी है। कल मैंने और फवाद चौधरी साहब ने मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके अंदर ये कहा था कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो इंसाफ की बराबरी उसका निज़ाम मुल्क में होना चाहिए। हो सकता है क्योंकि एडवर्सोरियल सिस्टम है हमारे मुल्क में, ये कि दो तरह के वकील आते हैं, अदालत तो बिल्कुल न्यूट्रल होती है, दो तरफ के वकील आते हैं और अपने अपने आर्गूमेंट्स पेश करते हैं और अदालत फिर उसके मुताबिक फ़ैसला करती है। लेकिन इस निज़ाम में कहीं से अगर ये तासर पैदा हो जाए कि कुछ लोगों के फ़ैसले बहुत तेज़ रफ्तारी से, और जो लोग इतने पावरफुल नहीं हैं वो तो निज़ाम में फंस जाते हैं। वो रिफॉर्म्स कर दी हैं कि सस्ता और मियारी इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। शहबाज शरीफ फौरी इंसाफ, शहबाज शरीफ साहब एक दिन पहले टिकट लेते हैं, अगले दिन एक एप्लीकेशन डालते हैं, उसके अगले दिन फैसला आ जाता है। ये आप लोगों के रिफॉर्म प्रोसेस का नतीजा है। ये फैक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब 5 को शायद लेते हैं, 2 या 3 दिन पहले टिकट लेते हैं, लेकिन हाई कोर्ट वो जाते हैं लास्ट वर्किंग डे, जिस दिन मुल्क ने अगले 10 दिन के लिए एक किस्म के लॉकडाउन में जाना है। और उसके बाद वो जो तेज़ी है और जिसकी वजह से वो तेज़ी में कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट नहीं करते, और एक ऐसा ऑर्डर है जो उनके केस में एप्लीकेबल शायद नहीं है, और अभी तो खैर वो सर्व भी नहीं हुआ, उसकी सर्विस होना बाकी है, उसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज़ हैं। तो वो एक चीज़ अपनी जगह है। लेकिन जो बात मुर्तज़ा वहाब ने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम कामयाब हो पाए हैं, हम रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि एक तो वो मामलात हैं जो आपके ज़ाती मामलात हैं, चले नैब की समझ लें कि केसेस में क्या होना है नहीं होना, ये तो अपोजिशन जमातों का एक ज़ाती मफाद होगा इसमें। लेकिन निज़ाम इंसाफ का दुरुस्त होना
इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी करनी है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उस पोजीशन में नहीं है। दुरुस्त नहीं हुआ, इतना बड़ा क्रेडिट आप क्यों नहीं क्लेम करते? आपकी हुकूमत जिन्होंने पहले नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा और माशाल्लाह आप भी उस कमेटी का हिस्सा थे फरोज नसीम साहब के साथ कि हाँ जी उनकी सेहत नासाज है, उसके बाद अब कहते रहे कि जी जाली रिपोर्टें थी लेकिन कुछ सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब को फौरन से पहले आपने इतना सारा कुछ कर दिया। मैं उस केस पे भी आता हूँ। मैं इस वक्त लार्जर जो क्वेश्चन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाज़रीन उठा रही है कि नून लीग को तो सस्ता म्यारी फौरी इंसाफ मिल जाता है लेकिन भुट्टो का केस आज तक पेंडिंग है। मुर्तज़ा आपने क्या सवाल उठाया, आइए देखते हैं। शहीद भुट्टो का पॉस्थमस केस जो अदालती रेफरेंस है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की जो कन्विक्शन थी जो 1999 में हुई थी उसको 2009 में 10 साल बाद नजरसानी की दरखास्त को अलाउ कर दिया जाता है और उनकी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया जाता है। तो ये जो थोड़ी बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट शरीफ फैमिली को मिलती है वो बहैसियत एक आम आदमी के, बहैसियत एक सियासी कारकुन के, बहैसियत एक वकील के मैं सवाल पूछने पर मजबूर हूँ कि शायद पाकिस्तान में एक पाकिस्तान नहीं है, दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो जो शायद शरीफ फैमिली के लिए है और दूसरा पाकिस्तान वो जो एक आम आदमी के लिए। तो आपने ये रिफॉर्म किया 2.5 साल में कि पीपल्स पार्टी को इंसाफ ना मिले लेकिन जो नून लीग है शरीफ खानदान है उसे फौरी सस्ता इंसाफ मिले और एक्सपीडिशियसली आप लोग बैठ के लंबी लंबी मीटिंग्स करें और एक गैर एलानिया मुकमुका आप लोगों ने किया हुआ है नून लीग और शरीफ खानदान के साथ। नहीं देखिए अरशद, जिस तरह से शहबाज शरीफ के भी ये बाहर जाने का वाक़या हुआ है, बाहर जाने की कोशिश करने का वाक़या हुआ है, उसमें तो मेरा ख्याल है किसी को शक नहीं होना चाहिए मुकमुका का। क्योंकि देखिए हमारा कंसर्न बड़ा बेसिक सा है। हम अगर अदालत में उस दिन मौजूद होते बाकायदा से तो एक अदालत को भी असिस्ट कर पाते कि ये तो इसी अदालत से जिम्मेवार हैं, गारंटोर हैं कि ये अपने भाई को वापस लेके आएंगे। आज हाई कोर्ट ने उनके अटॉर्नी जनरल वहाँ पेश हुए या नैब का अगर कोई पेश हुआ, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि ऑनरेबल जस्टिस बाकिर नकवी साहब आप ही की अदालत में ये साहब गारंटी दे के गए थे और एक मुलजिम मफरूर हो गया है तो वो गारंटी कॉल कर ली। ये पॉइंट तो रेज नहीं हुआ, मैंने ऑर्डर जो पढ़ा है उस हवाले से उसमें तो कहीं जिक्र नहीं आया। मेरा ख्याल है शायद उन्होंने रेज किया और नहीं किया क्योंकि असल में ये नोटिस केस नहीं था ना। आप किसी को नोटिस करते हैं, इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, बगैर नोटिस के कोई भी शख्स किसी, हमारा ये था कि शायद आप एक दिन का नोटिस कर देते ताकि तमाम रेलेवेंट लोग, इसमें FIA है, इसमें नैब है, इसमें वफाकी हुकूमत है, तमाम आ जाते और अपने जो तई अदालत को असिस्ट करते और एक मुनासिब फैसला हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन मुझे नज़र आई है और वो ये है, जो शहबाज शरीफ साहब की बेल का ऑर्डर होता है, पहले 2 जजेस का फैसला होता है तो उसमें स्प्लिट डिसीजन है और वो दोनों का ये ख्याल है, एक ग्राउंड पे मुतफिक हैं कि मेडिकल ग्राउंड कोई नहीं है शहबाज शरीफ की बेल। वो तो ऑनरेबल 3 मेंबर बेंच ने भी कहा है कि और ये 3 नहीं, मैं जो पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, 5 लोगों ने, 5 जजेस ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड नहीं है, लेकिन सिंगल बेंच ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड पे इनको बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर 5 जजेस ये कह रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड नहीं है बेल होने की, तो मुल्क से बाहर जाने की मेडिकल ग्राउंड कैसे है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये ब्लैक लिस्ट पे नाम जो था वो वाकई नहीं था और ये PNIL क्या होती है? तो उन्होंने गलत केस उनके वकील ने शहबाज शरीफ साहब के आर्गू किया अदालत में। मेरी नज़र में तो ये केस, क्योंकि देखिए अभी तक तो ये जो जिसकी ऑफिशियल जजमेंट है वो तो मिली नहीं, सर्व ही नहीं हुई हुकूमत को। लेकिन ये जो जजमेंट इस वक्त मौजूद है हमारे सामने व्हाट्सएप के ऊपर, इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर है ब्लैक लिस्ट को लेके। अब अगर शहबाज शरीफ साहब क्योंकि ब्लैक लिस्ट और PNIL दोनों में फ़र्क होता है। ब्लैक लिस्ट जो है वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन से मुतल्लिका होती है और जो PNIL है वो उसको DGFIA डील करते हैं। PNIL वो लिस्ट होती है जिसके ऊपर प्रोविजनली किसी को डाला जाता है जब उसका केस ECL के लिए रेफ़र करना होता है कि आप अपना जो रेफरल का प्रोसेस है वो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बंदा भाग सकता है। पहले से एग्जिस्ट कर रही है या आपकी हुकूमत ने बनाई है? नहीं, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्मनामे के तहत इसकी बाकायदा फिर SOPs बनाई गई थी जो कोर्ट के सामने पेश की गई थी और उसके एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये राइट। और नाज़रीन, जब भी एहतसाब अमल चलता है तो जमहूरियत भी ख़तरे में आ जाती है और ये बात मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बात स्टूडेंट से एक इंटरेक्शन में कही थी। किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law, and we cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work, and we've been doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man,
in the jail for a minor offence, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees and nobody can ask him. जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है? जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो पॉलिसी है, इदराक है, आर्मी चीफ को भी इदराक है कि इस हवाले से ये नहीं हो सकता कि ये मेरा, ये तेरा और एहतसाब में डिस्क्रिमिनेशन हो, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। और उन्होंने कहा इसमें ये नहीं हो सकता कि चेरी पिकिंग हो। तो आजकल नाज़रीन आपने देखा होगा कि चेरीज़ का सीज़न आ गया है और चेरीज़ मुख्तलिफ़ शहरों में बशमूल इस्लामाबाद में काफ़ी बिक रही हैं। इस वक्त एक वक्फा लेते हैं हुदैबिया पेपर मिल केस और शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से जो नैब और प्रोसिक्यूशन किन सवालात के जवाबात नहीं दिए, जो डिटेल्ड ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें क्या पॉइंट्स उठे हैं, वो आपके साथ ज़रा तफसील में डिस्कस करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आज वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई, हुदैबिया पेपर मिल केस इसको खोलने की दोबारा हिदायत भी आई और कौन कौन था मीटिंग में? आज लीगल टीम थी सारी गवर्नमेंट की, ऑलमोस्ट लॉ मिनिस्टर नहीं थे, वो कराची में थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब थे, अली जफ़र, सेनेटर अली जफ़र थे, फवाद चौधरी थे जो लॉयर भी हैं, मैं था और कुछ और सीनियर पार्टी रहनुमा थे। तो जहाँ पे हमारी ये शहबाज शरीफ साहब का वो जो एक ड्रामेटिक डिपार्चर फेल्ड था वो भी थोड़ा डिस्कस हुआ और इसके साथ साथ हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर भी उसमें स्पेशली अटॉर्नी जनरल साहब के कुछ लीगल उसमें थे, आर्गूमेंट्स भी थे कि इट्स अ केस जो कि सुप्रीम कोर्ट से बंद कर चुका है, तो कैसे खोल सकते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं, कुछ भी चूँकि इस पे काम करना है तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ईद के बाद ही इसको आने दीजिए, लेकिन जो मैं आपको थ्योरेटिकली बता सकता हूँ, न्यू फाउंड एविडेंस के ऊपर भी केस दोबारा खुल सकता है और उसके साथ साथ इस केस में कभी अरेंजमेंट नहीं हुई थी, यानी कि चार्जशीट नहीं हुई थी, तो इसमें कोई वो डबल जेपडी वाला नहीं है। अगर कोई न्यू फाउंड एविडेंस आता है या कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़ आती है जिसके ऊपर दोबारा से तहकीकात हो सकती हैं, तो तहकीकात के बाद वो केस दोबारा खुल भी सकता है। क्योंकि न्यू फाउंड एविडेंस आया है, क्योंकि बड़ा सिंपल मैं आपको चीज़ बताता हूँ ना, इसमें कोई एक्विटल नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है। सो एक्विटल और कन्विक्शन नहीं होगी तो फिर ये सिचुएशन दूसरी बन जाती है। ये एक बड़ा इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है। जब ये केस चार्ज ही नहीं हुआ, चले ही नहीं अदालतों में, फिर ये बंद कैसे हो गया? ये बंद ऐसे हुआ था, अगर आप याद करिए तो जब ये केस फाइल हुआ और फाइल होने के साथ ही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो एक डील के हिस्से में पाकिस्तान से बाहर चले गए और जब ये दोबारा वापस आए तो इन्होंने हाई कोर्ट में जाके केस को चैलेंज ही कर दिया था कि ये केस फाइल ही नहीं होना चाहिए था। तो उस वक्त एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर के चेयरमैन के दस्तखत नहीं हुए वो रिवर्ट हुआ और फिर जो डिसीजन के ऊपर चैलेंज होना था नैब की तरफ से वो विद इन टाइम नहीं हुआ, वो टाइम लैप्स के ऊपर। उस वक्त नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनकी भी ऑफशोर प्रॉपर्टीज थी, जो उस वक्त के जज साहब थे उनकी भी ऑफशोर प्रॉपर्टीज थी। ऑफशोर प्रॉपर्टीज तो अब आपके सामने पिछले 2-3 सालों में कितनी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में तो ये इत्तेफाक नहीं होगा, मैं उस साइड पे नहीं जाता। मैं सिर्फ ऑफशोर प्रॉपर्टीज की बात नहीं करता, मैं अनडिक्लेयर्ड ऑफशोर प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो खैर होती हैं, लेकिन हमें तो पेपर और फाइल देखनी पड़ेगी। तो इस पर लीगल टीम को यही आज इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि इस केस को दोबारा रीओपन किया जाए, बिकॉज ये वो केस है जिसका, देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एक चीज़ सामने आती है उसका एक कोई हतमी नतीजा निकलना चाहिए, बेशक अक्विट हो जाए लेकिन कभी ट्राई तो हो ना। हुदैबिया पेपर मिल जिसमें इसहाक डार साहब अप्रूवर हैं, उन्होंने गवाही दी हुई है एक जज के सामने कि मैंने शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर गए, फिर बैंकिंग ट्रेल आया, जेआईटी में काफी सारा वॉल्यूम लगा, तो अब नया एविडेंस जो है वो चौधरी शुगर मिल के जब आप तहकीकात कर रहे थे, छापे मारे, उसमें कुछ दस्तावेजात हाथ लगे? बिल्कुल, ये पिछली जो 2-3 साल मैंने तो नहीं की, इसमें नैब FIA दीगर लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारा कुछ एविडेंस ऐसा आया है जो पहले केसेस का हिस्सा नहीं था। तो वो जो न्यू फाउंड एविडेंस है, एक तो वो बेसिस है और दूसरा ये बात है कि 2000 में हम 9/11 से पहले की दुनिया में थे, अब हम पोस्ट 9/11 में बैठे हुए हैं 2001 के बाद, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को एक सीरियस ऑफेंस समझा जाता है और ये खानदान समझा जाता है, क्रिमिनलिटी एस्टैब्लिश करनी होती है, तो उस पे भी एविडेंस शेयरिंग भी। अब इसकी तहकीकात कौन करेगा? नैब को आप डायरेक्ट कर सकते हैं या नैब देखिए ये तो जो फैसला हुआ है, देखिए अभी फैसला तो FIA का हुआ है, नैब का जो केस था वो तो एक अलग केस था, ये एक अलग केस होगा, इसके ऊपर FIA ही करेगा। इसके ऊपर फर्दर अभी हम डिलिब्रेशंस कर रहे हैं, इंशाल्लाह ईद के बाद लीगल टीम दोबारा बैठेगी और प्राइम मिनिस्टर को एक इसके अंदर पूरा वे फॉरवर्ड बना के देंगे, फिर जो भी रेलेवेंट इदारा होगा, चाहे FIA है या कोई और तहकीकाती इदारा है, उसको ये चीज़ तफवीज़ की जाएगी और फिर एक ओपन इन्वेस्टिगेशन होगी माजी की तरह। लीग ने आज बयान दिया है कि ना जरा अदालत से पूछ लेंगे, तो अदालत सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है, आप लोगों को तो कानून का पता नहीं जो आप इस केस को दोबारा खोल रहे हैं। देखिए, नून लीग की तो लीगल एक्यूमन का ये आलम है कि मियाँ थे, PNIL में फैसला ले आए ब्लैक लिस्ट का और PNIL को कहते हैं पर्सनल नॉट इन द लिस्ट।
तो उनको तो मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। अतातार साहब ने मेरे को जी, उन्होंने ये फरमाया था, तो मैंने कहा अगर आपकी लीगल एडवाइस ये है तो हुकूमत ने लीगल एड भी शुरू की है, कोई पैसे वाला वकील ले लें। अच्छा, लीगल एड की और लीगल एक्यूमेन की जहाँ पे बात आ रही है, लाहौर हाई कोर्ट का जो बेल का डिटेल्ड फैसला है शहबाज शरीफ साहब का, उसमें तो बड़ा वाज़ेह इन्होंने लिखा हुआ है कि कंसेशन ऑफ बेल जो है वो इस वजह से नहीं हो सकता कि जनाब जो प्रोसिक्यूशन केस इज दैट द प्रॉपर्टी वाज बिल्ट अप फ्रॉम द सेड अमाउंट्स ऑफ foreign telegraphic transfers sent to the wife by the petitioner. However, the answer to the question during which time this amount was sent for the property purchase are missing, which are needed to connect the petitioner to make a good prosecution case to withhold the concession of bail. यानी कि जिस तारीख को आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी 96H मॉडल टाउन और जो ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स आ रही हैं वो आप कनेक्शन बनाए ही नहीं है आपने प्रोसिक्यूशन में। मैं दो चीज़ें इसके अंदर बड़ी आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ अर्शद साहब। एक तो ये है कि मैंने ये कल अपनी प्रेस टॉक में भी बताया था कि ये जो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इस फैसले के अंदर जो कि ग्राउंड फॉर अपील हैं, और ये बड़ा फिट केस है फॉर अपील का। कॉन्ट्राडिक्शंस ये हैं कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है और जो इसके अंदर एविडेंस लगा हुआ है उसके अंदर ये चीज़ें तमाम मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जो टाइम फ्रेम की बात करते हैं, आईओ रिपोर्ट की सफ़ा नंबर 100, उसके ऊपर ये गिफ्ट टू वाइफ जो मिसेस तमीना की है वो 2015-16 सारी डेट लिखी हुई है। इसके साथ साथ जो भी इन्होंने इसके अंदर प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है जो शहबाज शरीफ साहब ने, इसके क्योंकि सबूत आपने लिंक दिखाया है कि टीटी से आई हुई रकूम को शहबाज शरीफ साहब ने भी इस्तेमाल किया है, उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। और नून लीग की मैं देख रहा था आज एक और चैनल के ऊपर उन्होंने कहा जी कि गाड़ी के टोकन का इल्ज़ाम लगा दिया। अगर आपकी लीगल टीम ये कहती है इसका मतलब है वो केस ही नहीं पढ़ते। 4.9 मिलियन कस्टम ड्यूटी अदा की गई थी जो नुसरत शहबाज के अकाउंट में से उस गाड़ी की जो नाम है शहबाज शरीफ के। तो ये सिर्फ एक उसकी मिसाल है। तो जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो सारे ग्राउंड फॉर अपील हैं इस केस के अंदर। एक चीज़ तो ये है। दूसरी इसमें बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है शहबाज शरीफ साहब की वो भी आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में डिग आउट नहीं की, जो भी इस हवाले से नैब ने केस बनाया, ये जज साहिबान ने लिखा है इसमें। देखें, दूसरी गलत बात थी, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये सफ़ा नंबर इसका बनता है आई थिंक 7 है आईओ रिपोर्ट का, और पैरा नंबर 7.8 है। वहाँ से ये शुरू होता है ये एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स, और इसके अंदर सारे एसेट्स जो हैं शहबाज शरीफ साहब के वो पूरे लिस्ट किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सीआरपीसी के 173 सेक्शन के तहत फाइल की जाती है, वो प्रोसिक्यूशन का मेन केस होता है। अब प्रोसिक्यूशन के विटनेस ने आके इसकी शहादतें पेश करनी है, तो ये दूसरी एक फैक्चुअल कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि एक अपीलेबल ऑर्डर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस जजमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक और भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेल किसी का भी राइट होता है, बेल दी जा सकती है, लेकिन बेल के अंदर जो फैक्चुअल कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं ऑफ ट्रायल जो कि अभी शहादतों से तय पानी हैं, उनके ऊपर जो डिटेल डिलिब्रेशंस करना हाई कोर्ट के लेवल और स्पेशली नैब के केसेस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2019 का एक रिपोर्टेड जजमेंट है 5 जज का। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने इसको ऑथर किया था और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल लिखा था कि 40-40 सफ़ात के डिटेल ऑर्डर लिख के शहादतों को डिस्कस करना बेल ऑर्डर के अंदर ये प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है और क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट है। बिकॉज बेल जो है वो आपकी एक स्वाबदीद है, आप दे सकते हैं, आप बेशक फैक्ट्स के ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन एविडेंस के ऊपर बात करना, और ये तो वो केस है जहाँ पे क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ रह जाएगा, वो ये है जजमेंट के अंदर एक जगह ये भी लिखा हुआ है, चूंकि हम इस वक्त जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, मेरा तो ये ख्याल है कि ये अपील में जाना चाहिए, लेकिन चूंकि इस वक्त नून लीग जजमेंट लेके वो पड़ी है नहीं सही तरह से, हुकूमत अपील फाइल कर रही है इस हवाले से। हुकूमत नहीं, नैब को करनी चाहिए अपील, नैब अपना फैसला करने में आजाद है। पे तो नाम डालने की शायद रिक्वेस्ट कर दी है, अदील राजा ने भी मुझे बताया जी, उनकी ईसीएल की रिक्वेस्ट आई है, तो तब भी वो पीएनआईएल पे हैं, उसका जो प्रोसेस होगा तो वो ईसीएल पे भी चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि वो ये कहते हैं कि जी नैब ने ये कहा है कि इनके ऊपर कोई करप्शन और किकबैक्स का केस नहीं है। यहाँ में मैं समझता हूँ एक NAB has categorically admitted before us that the petitioner is not alleged to have received any kickbacks or any such ill-gotten money in return to a favor extended to someone to build up the assets in the name of his family. तो ये 7 अरब के असासे इनके बने हैं, कोई किकबैक नहीं लिया। ये सुन लें, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, दिस इज अ ग्राउंड फॉर अपील, बिकॉज जब आप अपील करेंगे तो देन यू विल से जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है कि द जजमेंट इज फिल्ड विद मेलाफाइडीज। मेलाफाइडीज क्या है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। केस शहबाज शरीफ के ऊपर और उनके ख़ानदान के ऊपर है 9A5 का, विच इज़ एसेट बियॉन्ड नोन मीन्स, सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ किकबैक्स एंड कमीशन। 9A5 है
पब्लिक ऑफिस होल्डर, आप प्राइवेट आदमी हैं, आपके असासों में इजाफा हो जाता है, FBR का मसला है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपके असासों में इजाफा होता है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उसका मतलब है दिस इज फ्रॉम करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। ये मैं और आप नहीं कहते, ये 1947 से यही कानून लागू है पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए, पूरी दुनिया में है। बरतानिया में अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर क्या है? पेप का, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का, सेम एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल है। तो इसलिए इस जजमेंट के अंदर यह बात लिखना कि नैब से पूछा, नैब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इनके ऊपर यहां इस केस के अंदर किक बैग और कमीशन का इल्जाम नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन 9A5 के तहत फाइल हुआ है। यहां मैं समझता हूं कि जो जजमेंट का एरर है वो ये है कि इन्होंने चार्जशीट को क्यों नहीं बेस बनाया, बिकॉज चार्जशीट होती है, आप अरेंज किए जाते हैं अदालत में कि ये आपके ऊपर चार्ज है। शहबाज शरीफ के ऊपर चार्ज ये नहीं है, हमजा के ऊपर, शहबाज के ऊपर, सलमान के ऊपर ये चार्ज नहीं है कि आपने किक बैग्स और कमीशन लिए। उनके ऊपर चार्ज है कि आपके ये एसेट्स थे, अब इतने बढ़ चुके हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन अपने टैक्स डॉक्यूमेंट में आप टीटियां दिखाते हैं। दो मसाइल हैं, एक तो यह है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, डिक्लेरेशन अगर हुई है तो नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, लिखा है कि यही तो नो, यही तो प्रॉब्लम है। दो मसाइल है, एक मसला ये है कि ये आपके एसेट्स बढ़े, इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्टिफिकेशन आपने देनी है, उन्होंने अभी तक नहीं दी। दूसरी, ये जो टीटियां हैं ये सारी की सारी जाली हैं। 75 रिमिटर्स जो हैं वो इसमें विटनेसेस हैं जो ये टेस्टिफाई करते हैं कि हमने ये पैसे कभी इनको भेजे ही नहीं। उनमें से मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं, और दो को तो शायद आप इंटरव्यू भी कर चुके हैं, जो पाकिस्तान से कभी बाहर गए नहीं और कागजात में मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो भेज रहे हैं शहबाज शरीफ की फैमिली को। मैं एक नाज़रीन वक्फा लेता हूँ। वक्फे पे जाने से पहले आपको बता दें कि इसी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट में ऑनरेबल जज साहिबान ने जो आर्गूमेंट्स हुए थे उसमें बताया गया है कि जो एलिगेशंस थी कि 1998-90 में 21 लाख रुपए थे इस खानदान के पास, 1998 में 1 करोड़ 48 लाख, और 2018 अगले 10 साल में 7.3 अरब तक पहुंच गए। क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? हुकूमत प्रोसिक्यूशन की नाकामी इसमें किधर हुई? इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया शहबाज शरीफ साहब की बेल के हवाले से, तफसीली फैसला। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, उसमें यह भी है कि कोई डायरेक्ट रेमिटेंस तो आई नहीं है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर शहबाज शरीफ के अकाउंट में। ये प्रोसिक्यूशन का तो केस ही नहीं है कि डायरेक्ट रेमिटेंसेस इनके अकाउंट में आई हैं। उनका केस प्रोसिक्यूशन का ये है, देखिए वाइट कॉलर क्राइम जो है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह का एविडेंस होता है। शहबाज शरीफ अगर अकाउंट का पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं रेमिटेंसेस का, तो उनके ऊपर वो चार्ज साबित हो जाता है। उसके लिए आपके अकाउंट में ये बेनामी का क्या कॉन्सेप्ट है? जो गुड नेचर कंपनी से डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में, हम कुछ दस्तावेजा चला भी रहे हैं इस हवाले से, और दीगर कंपनी से भी शहबाज शरीफ के अकाउंट में गए जिससे फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी। देखिए वो जो पैसे गए हैं वो थ्रू जो दो चीज़ें हैं, एक पैसा है जो आपका जाता है डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र, दूसरा वो पैसा है कि आपका उसी दिन सेम कैश बॉय पैसे निकालता है और आपके अकाउंट में वो पैसे डालता है। तो ये GNC वाले वो पैसे हैं जो इनके ही दफ्तर में लगाए गए डायरेक्टर प्लानिंग पॉलिटिकल, उन्होंने वो पैसे, उनके अकाउंट में पैसे आए, और वो पैसे कहाँ से आए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पैसे ठेकेदारों से आ रहे हैं वो पैसे, और ये एविडेंस अभी कोर्ट में प्रोड्यूस होना है। लेकिन ये एविडेंस जो है ये रेफरेंस का हिस्सा है, IO रिपोर्ट का हिस्सा है, और इसके जो विटनेसेस हैं वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस में साइट हुए हैं। तो जो कोर्ट की बेल ऑर्डर के अंदर जब आप मेरिट्स के अंदर जाते हैं तो ये जो केस है इसके अंदर 100 से ज़्यादा विटनेसेस हैं अरशद, और इसके अंदर 54 वॉल्यूम्स हैं। आ जाएंगे, लेकिन एक अहम सवाल, और पाकिस्तान की एक अहम कानूनी शख्सियत, उन्होंने भी मुझे ब्रेक में ये सवाल कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के जब आप इनिशियल इनकम टैक्स डिक्लेरेशन निकालते हैं तो वो तो टोटल कोई 570 रुपये बनती है, जिसमें मेरे पास वो चीज़ भी पड़ी है, 470 रुपये कोई नवाज शरीफ साहब ने दिया। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो एसेट्स की हुई है, ये आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स लगाए हैं इसमें साथ? जी बिल्कुल, इनकम टैक्स रिटर्न्स लगे हैं। इनकम टैक्स का विटनेस पेश हुआ है, उसने इनके ईयर वाइज जो रिटर्न्स हैं वो फाइल किए हैं, और वो बड़ी, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आपकी 90s में जो एसेट्स थे उसमें जो इजाफा हुआ, अभी आपने खुद पढ़ के बताया कि शहबाज शरीफ और इस खानदान का टोटल जो डिक्लेयर्ड एसेट है, टैक्स जितना पे करते थे वो तो ये चूंकि दिखाते ही ये थे कि हम नुकसान में हैं, लेकिन इसके साथ जो इनका डिक्लेयर्ड एसेट है, जो वर्थ है, वो अपनी 2-2.5 करोड़ रुपए की थी। वो आज आपने रेफरेंस में खुद पढ़ा है कि 2018 में जाके 7 अरब रुपए हो जाती है। तो केस ही ये है कि ये 2-2.5 करोड़ से 7 अरब तक कैसे पहुंची, क्योंकि इस सारी ग्रोथ के अंदर The world is in your hands with ARY News.
Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.